हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस लेसन में हम सीखेंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल के जो 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हेनरी फ्यूल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर who turned a leading industrialist and सक्सेसफुल मैनेजर। जो हेनरी फ्यूल था एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था जो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा और वो एक सक्सेसफुल मैनेजर था और उसने अपने एक 14 प्रिंसिपल्स सुजेस्ट करे मैनेजमेंट के। तो हम बारी बारी उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि काम को तकसीम कर दें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सच एज टेक्निकल, फाइनेंस, कमर्शियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजरल। यानी कि हेनरी फ्यूल के मुताबिक हमें काम को क्या करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए मुख्तलिफ़ पार्ट्स में। मिसाल के तौर पर टेक्निकल, फाइनेंस, कमर्शियल, अकाउंटिंग और मैनेजरल स्किल में। इट इज़ असाइंड टू एम्प्लॉयज़ एज पर दियर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। यानी हमें काम को तकसीम करना चाहिए मुख्तलिफ़ लोगों में अकॉर्डिंग टू उनकी सलाहियतों के मुताबिक, उनकी कैपेबिलिटी और उसकी इस्तादाद के मुताबिक। ओके जी। इनका दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अथॉरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजन, इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्राइटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर हम किसी को मैनेजर को, सुपरवाइज़र को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हमें उसको डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी देनी चाहिएगी। जब तक हम उनको अथॉरिटी नहीं देंगे तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जी डिसिप्लिन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रेस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हैं उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर तमाम वर्कर टाइम पे आ रहे हैं तो सुपरवाइज़र को भी टाइम पे आना चाहिए। अगर सुपरवाइज़र लेट आएगा तो वर्कर भी लेट आएंगे, और अगर एक वर्कर लेट आएगा तो बाकी वर्कर भी लेट आएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइज़र। यानी यूनिटी ऑफ कमांड से मुताबिक ये है कि एक वर्कर को एक ही सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्शन दे। उसको अगर मुख्तलिफ़ सुपरवाइज़र्स या मुख्तलिफ़ मैनेजर्स इंस्ट्रक्शन देंगे तो इससे क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है और ये वर्कर के लिए परेशानी का बायस भी बन सकता है। तो जो चौथा पॉइंट है वो है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक ही मैनेजर जो है वो डिसीजन दे। उसके बाद है जी अगला है पांचवा पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। ठीक है। और प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड, यानी एक ही आपका मैनेजर हो, एक ही डायरेक्शन पे काम कराए। ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में काम कर रहे हों। इससे क्या होगा कि वक्त भी ज़ाया होगा और वसाइल भी ज़ाया होंगे। ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यानी हम सबको क्या करना चाहिए कि कंपनी के इंटरेस्ट पर अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको कुर्बान कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इम्पॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो पर्सनस के, इंडिविजुअल्स के अपने इंटरेस्ट हैं वो बाद में आते हैं, सबसे पहले क्या आता है, कंपनी का इंटरेस्ट आता है। उसके बाद है जी सातवां पॉइंट है द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमें चीज़ों को बैलेंस रखना है, किसके बीच में, सेंट्रलाइजेशन के और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि सारे फैसले ऊपर हो रहे हों और अब ऐसा भी नहीं है कि सारे फैसले नीचे की मैनेजमेंट में हो रहे हों। तो हमें इन चीज़ों में क्या रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। उसके बाद है जी अगला पॉइंट है
8वां है रिम्यूनरेशन। ठीक है, रिम्यूनरेशन। अब रिम्यूनरेशन क्या है? एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन फेयर रिम्यूनरेशन, वेजेस और सैलरी टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको क्या है, अच्छी सैलरी देनी चाहिए ताकि वो सेटिस्फाई हों फाइनेंशियली तौर पर और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा अरसे तक जुड़े रहें। स्किल्स, एक्सपर्टीज़, नॉलेज, टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट रेट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें सारी चीज़ों को देखकर उनको जो है उनकी सैलरी या वेजेस देनी चाहिए। उसके बाद है 9वां नंबर, लाइन ऑफ अथॉरिटी या स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। यानी वो ये चाहते हैं कि जो हायरार्की है वो ज़्यादा, जो स्केलर चेन है वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए बल्कि मुख्तसर होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है जी अगला है 10वां पॉइंट, ऑर्डर। This principle is based on a place for everything in its place। यानी हर चीज़ को क्या होना चाहिए, अपनी जगह पर होना चाहिए, प्रॉपर तरतीब में होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन प्लेस। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल को अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए। उसके बाद 11वां पॉइंट है इक्विटी। मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू सबॉर्डिनेट। यानी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए और मैनेजमेंट क्या करे, फेयर तौर पर ट्रीट करे सबके साथ। 12वां पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर ऑफ पर्सनल। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टर्नओवर ऑफ जॉब सिक्योरिटी। यानी लोगों को हायर करने के वक़्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको उनकी जॉब की श्योरिटी दी जाए, यानी उनकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर वो उनकी वो जॉब की सिक्योरिटी होगी तो वो मेंटली तौर पर मजबूत होंगे और वो सही तौर पर काम करने के लायक होंगे। ओके जी, अगला पॉइंट है जी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव्स रेफर टू वॉलंटरी टू डू द वर्क इन इनोवेटिव वे। यानी क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव, यानी वर्कर को, तमाम लोगों को जो है इनिशिएटिव लेने की आज़ादी होनी चाहिए। इससे वर्कर क्या करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और नई नई इनोवेशन करते रहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरी होती है। उसके बाद है आखिरी पॉइंट है 14वां पॉइंट है स्पिरिट डी क्रॉप्स या टीम वर्क। इफ़ ऑल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द डिफ़िकल्टीज़ कैन बी सॉल्व्ड। यानी अगर टीम वर्क होगी, तमाम लोग यकसा मकसद के लिए काम करेंगे तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मुश्किलात हैं उनको हम जल्दी से हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।